If you want to understand that what I am trying to communicate with you, तो आपको जो चीज़ आनी चाहिए वो है मेरी लैंग्वेज। ठीक बिल्कुल वैसे ही अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको फिजिक्स की लैंग्वेज आनी चाहिए, और फिजिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो होती है मैथमेटिक्स। अब मैंने मेरे इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है, चाहे वो जेई का स्टूडेंट हो, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, 11 का हो, 12 का हो, उसको फिजिक्स के कंसेप्ट तो इजीली समझ में आ जाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम होता है कि उसको अप्लाई करना, उसको न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में या प्रॉब्लम में उसको अप्लाई करना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो वीक हो जाता है। और उसका क्या रीज़न होता है कि उसकी बेसिक मैथ होती है कमज़ोर। तो प्राइम एजुकेशन में चाहे आप क्लास 11th को स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, जे या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जो फर्स्ट चैप्टर कराया जाएगा फिजिक्स में, इट इज़ बेसिक मैथ्स, विच आई कंसिडर इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। दैट्स वाई मैं मेरे स्टूडेंट्स को सबसे पहले बेसिक मैथ्स कराता हूँ। अब मोटे मोटे तौर पे बेसिक मैथ्स में जो हम लोग करेंगे बच्चों, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके अंदर हम लोग बेसिक ग्राफ पढ़ाएंगे। आपको ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो जेई का एग्जामिनेशन हो, ग्राफ में से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कर लेंगे, जिससे कि आपका एक बेसिक मैथ्स, आपको एक जो नींव है वो मजबूत हो जाए, है ना। अगर हमें अगर हमें घर को खड़ा करना है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको जेई क्रैक करना है तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, और बेसिक में मैथमेटिक्स आता है। तो आइए बच्चों बेसिक स्टार्ट करते हैं, और बेसिक में सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए, बेसिक मैथमेटिक्स में जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। और जैसे कि जो मैथमेटिक्स में बहुत डीपली जाता है, अपन उतना डीप तो नहीं जाएंगे, अपन पढ़ेंगे बेसिक मैथ में, जिससे कि आप प्रॉब्लम्स में इसके एप्लीकेशंस को इजीली कर पाओ, ठीक है ना। सो द फर्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन बेसिक मैथ्स इज ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जहां ट्रिगोनोमेट्री की बात आती है वहां एंगल तो आएगा ही आएगा। सो लेट अस कंसीडर टू रिवॉल्विंग रेज। लेट अस कंसीडर टू रिवॉल्विंग रेज, ठीक है ना। रिवॉल्विंग रेज मतलब ऐसी रे जो घूम रही हो। So let us consider that these are two revolving rays, and let us name them OA and OB. Let this position be initial position of our revolving ray. Let this be the final position of revolving ray. तो आप देख पाओगे कि between initial and final position of revolving ray there is a angle form, और जिस एंगल को हम नाम देंगे एंगल AOB, जिसको हमने थीटा लिखा है। तो एंगल बनने के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव अ रिवॉल्विंग रे। तो जब हमारी रिवॉल्विंग रे घूमेगी तो इनिशियल और फाइनल के बीच में एक एंगल बनेगा, जिसको हमने एंगल AOB नाम दिया है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट बेसिक थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज कि कौन से एंगल को पॉजिटिव ले और कौन से एंगल को नेगेटिव ले, ना। बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है। ओके, एज प्रॉमिस्ड कि हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें ही इसके अंदर लेंगे। देखिए बच्चों, एंगल बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। रिवॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्लॉकवाइज रिवॉल्व करो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करो, है ना। क्लॉकवाइज भी रिवॉल्व हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रिवॉल्व हो सकता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उस एंगल को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर इस तरफ देखो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, सो इट इज पॉजिटिव फॉर अस, और अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो इट इज नेगेटिव फॉर अस, ठीक है ना। तो अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा है वी टेक इट एज पॉजिटिव, अगर एंगल क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा है वी टेक इट एज नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो आइए इस पार्ट को लिख लेते हैं। So anti-clockwise angle is considered as positive. Anti-clockwise angle is considered as positive, and clockwise angle
इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। पे हम θ1 को पॉजिटिव लेंगे और θ2 को लेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपन बेसिक बात करना चाहते हैं कि किसी भी एंगल को मेजर कैसे करें। ठीक है ना, अब देखो एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो अपन उसको डिग्री में मेजर कर लेंगे और दूसरा है हम लोग उसको रेडियन में मेजर कर लेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम एंगल की बात करते हैं, अगर हम लोग एंगल की बात करते हैं तो एंगल को मेजर करने के दो तरीके हो जाएंगे। एक तो हम या तो उसको डिग्री में मेजर कर लें या तो हम उसको रेडियन में मेजर कर लें। ठीक है ना, तो एक तो या तो उसको डिग्री में मेजर कर लें या एक उसको रेडियन में मेजर कर लें। तो एंगल को डिग्री या रेडियन में मेजर किया जा सकता है। अब थोड़ा सा डिग्री के बारे में बेसिक पढ़ ले। देखो एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज होती है। ठीक है ना, इन वन राइट एंगल देयर आर 90 डिग्रीज। ठीक है ना, ईच डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विच आर कॉल्ड मिनट। सो एक डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहां लिख देते हैं 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज मिनट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इस एक मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं जिसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है ना, अब इस एक मिनट को भी हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेकंड। तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकेंड। ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ द अवर डिग्री, है ना। एंगल को डिग्री में मेजर किया जा सकता है। अब एक और कन्वीनियंट वे होता है रेडियन, है ना। हम ज्यादा रेडियन को ही इस्तेमाल करते हैं। देयर इज वन मोर कन्वीनियंट वे टू मेजर एंगल विच इज रेडियन। तो देखो रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक सर्कल लेते हैं। ठीक है ना, और हम लोग एक काम करते हैं कि सर्कल के सेंटर से एक रिवॉल्विंग रे को भी बनाते हैं। ठीक है ना, जिसकी लेंथ उसके रेडियस के बराबर हो। तो ये एक रे बना दी हमने, और अगर एंगल बनाना है तो क्या चाहिए, रिवॉल्विंग रे तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, ये मान लीजिए एंगल है हमारा थीटा। अब आप देख पा रहे होगे कि ये एक आर्क बन गई है ना। ये एक हमारी आर्क बनी है, ये जो मैंने डिजाइन कर दिया दिस इज आर्क। मान लीजिए इसका आर्क लेंथ एल है और ये जो रेडियस है आर। तो थीटा की जो डेफिनेशन होती है ना, थीटा की डेफिनेशन होती है, एंगल की डेफिनेशन होती है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन हमें मिल गई आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। अब देखिए बच्चों, इफ वी कंसीडर arc length to be equal to radius, तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल थीटा बराबर आ जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ कितनी है आर, आर अपॉन आर कितना हो जाएगा 1, और इसी को हम बोलते हैं रेडियन। ठीक है ना, तो 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सो अपन अगर डेफिनेशन लिखे कि 1 रेडियन is angle subtended at the center
of circle where arc length is equal to radius of the सर्कल। तो क्या हो रहा है बच्चों, अगर हम लोग ये जो आर्क लेंथ है अगर हम इसको आर के बराबर कर दें, ठीक है ना, ये जो आर्क लेंथ है हमारी अगर हम लोग इसको आर के बराबर कर दें तो देखो थीटा बराबर लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो एल बाई आर है यहाँ पे और एल के जगह आप आर पुट कर दो तो आर से आर कट जाएगा, देखो 1 आ जाएगा और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन वो एंगल है, 1 रेडियन वो एंगल है जो कि सेंटर में, जो कि सर्कल के सेंटर में बनेगा अगर आप इस आर्क लेंथ को किसके बराबर ले लो, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर ले लो, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग बेसिक बात करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत इजी चीज है, ऐसे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ना। मान लीजिए आपको अगर 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर आपको 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। सो लेट अस कंसीडर टू कन्वर्ट, लेट अस कंसीडर वी वांट टू कन्वर्ट 120 डिग्री इनटू रेडियन। तो देखो कन्वर्जन से हमें क्या मिला, कन्वर्जन फॉर्मूला से मिला कि 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन होता है। सिंपल सी बात, अगर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करो तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। देखिए हम ऐसे कभी भी आपको एक फॉर्मूला बना के नहीं देंगे, हम आपको स्टेप्स बताएंगे कि कैसे करना है। क्योंकि अगर मैंने आपको फॉर्मूला बना दिया, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए भी एक फॉर्मूला बना दिया तो जो बायो, अगर मान लीजिए नीट की तैयारी करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी आप कितने फॉर्मूला याद रखोगे। अगर मैथ्स की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैथ्स अपने आप में कितनी बड़ी होती है ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जानते हैं। तो अगर हर छोटी छोटी चीज का अगर फॉर्मूला बनाते रहें तो फिर तो मुश्किल आ जाएगी बाद में। इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फॉर्मूला के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। सो कन्वर्ट 120 डिग्री इंटू रेडियन। हमें पता है 180 का मतलब होता है पाई रेडियन, तो बस यूनिटरी मेथड कर दो। 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180, और 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 120, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, तो 120 डिग्री का मतलब होता है कि 2 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है ना। मान लीजिए अगर एक और क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट 270 डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है ना, कन्वर्ट 270 डिग्री इंटू रेडियन। तो क्या करेंगे, देखो आप सबको पता है कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो 270 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 270। अगर आप 9 से काटो, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो बहुत ईजी है, क्या कर रहे हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमें अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, मान लीजिए रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए रेडियन टू डिग्री करना है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे करेंगे, अब देखो, अब अपन करेंगे कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन करना है कि कन्वर्ट पाई बाई 3 रेडियन टू डिग्री। क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई, सही है। तो पाई बाई 3 रेडियन कितना हो जाएगा,
180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3 ये कट जाएगा और 3 से 180 को काटोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें तो कोई डिफिकल्ट वाली चीज़ ही नहीं है। मान लीजिए एक और कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक और कर लेते हैं, पाई बाई 4 को डिग्री में करते हैं, ठीक है ना। कि कन्वर्ट पाई बाई 4 रेडियन इंटू डिग्री। तो पाई बाई 4 को अगर हम लोग डिग्री में करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो पाई रेडियन का मतलब है 180, तो एक रेडियन का मतलब है 180 बाई पाई, तो पाई बाई 4 रेडियन का मतलब है 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 4। पाई से पाई कट जाएगा और अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है ना। 4 4 से 16, 2 बचेगा, 4 5 से 20। मान लीजिए जैसे हमने 2 पाई बाई 3 किया था, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमें 2 पाई बाई 3 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए 2 पाई बाई 3 रेडियन को हमें डिग्री में करना है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई, और 2 पाई बाई 3 रेडियन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू 2 पाई बाई 3। देखो पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 6 से कटेगा, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, है ना। तो कहने की बात है, ऐसे अलग से फॉर्मूला थोड़ी याद रखेंगे, बस एक कन्वर्जन यूनिट याद रख लिया, बस एक कन्वर्ट करने का तरीका याद रख लिया। एक याद रख लिया कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, बस एक बार ये वाला याद कर लिया। फिर अपने को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपन फिर यूनिटरी मेथड को अप्लाई करके हम लोग इजीली चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है ना। तो आइए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखते हैं। तो टी रेशियोज को देखते हैं। देखो एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये यहाँ पे ये यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं बेस, इसको B से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको H से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो साइन थीटा विल बी रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम कॉस थीटा देखें, सो कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड अगर हम लोग tan थीटा देखते हैं, सो tan विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब अगर हम कोसेक थीटा देखें, सो कोसेक थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, and this will be hypotenuse upon में perpendicular. If we talk about sec theta will be reciprocal of cos theta, and this will be hypotenuse upon base. And if we talk about cot theta will be reciprocal of tan theta, and it will be equal to base upon perpendicular, and it will be equal to base upon perpendicular. Okay dear students, now let's move towards some important identities. So some important trigonometrical identities. In some important trigonometrical identities we have sin square theta plus
cos square theta is equal to 1. Then sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Then we have cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Okay, so these are some basic identities which you all must know. Then let's come towards some more formulas. Sin 2 theta. Sin 2 theta, dear students, is 2 sin theta into cos theta. Cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta. Now you can also write 2 theta as cos square theta minus, see, sin square theta will be 1 minus cos square theta. So cos 2 theta can also be written as 2 cos square theta minus 1. This can be also written as, see, minus minus will be plus, this will be 2 cos square theta minus 1. Again, we can write cos 2 theta as cos square theta minus sin square theta. We can write cos square theta as 1 minus sin square theta. So this can be written as 1 minus sin square theta minus sin square theta. So this can be written as cos 2 theta equals to 1 minus 2 sin square theta. Now why I have done this by such a lengthy method? See, you only need to remember these two formula. अगर आपको ये दो फॉर्मूला याद है तो that is more than enough. क्यों? क्योंकि बाकी के ये जो दो फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं, बाकी के ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखे कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप इजीली निकाल सकते हो. ठीक है ना? अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है और ये पता है तो आप इन दोनों को इजीली निकाल सकते हो. ठीक है ना? तो हमें क्या क्या याद रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है तो बाकी आप इजीली डिराइव कर सकते हो एंड इट विल टेक हार्डली 5 सेकेंड्स आपको इन फॉर्मूलाज तक पहुंचने के लिए. ठीक है ना? नेक्स्ट आइए कुछ और फॉर्मूलेज देख लेते हैं हम लोग. कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जैसे कि साइन ए प्लस बी. ठीक है ना? ये सारे आपको याद होने चाहिए. इसका बहुत एप्लीकेशंस होगा जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे या वेव्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर इसका एप्लीकेशन होगा. तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. यहीं से वो फॉर्मूला आया है साइन 2 थीटा का, है ना? साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस थीटा, आप उसको डिराइव भी कर सकते हो. नेक्स्ट साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इस क्लास में हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं. नेक्स्ट में उस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो भी देखेंगे. ठीक है ना? फिर ज्योमेट्रिकल एंगल्स देखेंगे कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल कैसे निकाला जाए, ये सब हम लोग करेंगे. नेक्स्ट बेसिक फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. नेक्स्ट होगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ठीक है बच्चों? फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है tan ए प्लस बी. tan ए प्लस बी हो जाएगा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी. देन tan ए माइनस बी
इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। देखो ज़्यादातर ये tan A प्लस B तो थोड़ा कम काम में आएगा अगर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में फिजिक्स की बात करें, बाकी ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये काम में आएंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये वाला हमारा काम में आएगा ही आएगा। और उसके साथ में ये जो हमने फॉर्मूलेस देखे कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे काफ़ी काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। फिर आइए हम लोग कुछ बेसिक एंगल्स पढ़ लेते हैं जो हम लोग छोटे में ही पढ़ते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री। तो आइए कुछ बेसिक एंगल्स पढ़ लेते हैं इस क्लास में। तो ये हमारा एंगल हो गया थीटा, और सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। और दो स्पेशल एंगल होते हैं, एक होता है 37 डिग्री और एक होता है 53 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको इन सब एंगल्स के साथ ये 37 और 53 वाला भी आना चाहिए। तो मैं आपको साइन और कॉस वाले बना दूंगा, और tan का आप अलग से निकाल सकते हैं ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आइए तो साइन थीटा करते हैं और कॉस थीटा का करते हैं। tan थीटा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, साइन बाई कॉस कर देंगे। तो देखो साइन जीरो होता है 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, 60 √3/2, साइन 90 हो जाएगा 1, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ग्राफ्स भी बनाएंगे। अब देखो ये जैसे लिखा है ना, याद होगा आपको क्लास इनिशियल प्राइमरी क्लासेस में, जब आप क्लास 9 10 या हो सकता है 7 में थे, उसमें बताया होगा कि कॉस का लिखना है तो ठीक इसके उल्टा लिख देना है हमें। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो आइए अब tan थीटा लिखते हैं, और 37 और 53 डिग्री ये अपन अभी करेंगे, ठीक है ना। पहले इनको कर लें, देन वी विल कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। अब देखिए tan थीटा निकाल रहे हैं ना। अब देखो अगर अपन इसको करते हैं tan थीटा, तो 0/1 अगर हम लोग करते हैं tan थीटा में, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। नेक्स्ट 1/2 अपॉन √3/2, तो ये क्या बच जाएगा 1/√3। अच्छा यहाँ पे 1/√2 आएगा, है ना। नेक्स्ट 45 1/√2 और 1/√2 ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2 ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और 1 अपॉन में अगर हम लोग 0 करते हैं तो ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। नेक्स्ट बात आती है कि 37 डिग्री और 53 डिग्री कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। 37 डिग्री और 53 डिग्री ये हम लोग कैसे निकालें। देखिए बच्चों 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। हाइपोटेन्यूज 5 रखते हैं और बेस 3 रखते हैं। तो याद रखिएगा कि 5 और 3 के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 53 डिग्री, और ये बन जाएगा मेरा 37 डिग्री, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 5 और 3 के बीच में जो ये एंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हमेशा 53 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लो कि अगर आपको साइन 53 निकालना है, अगर हमें यहाँ से साइन 53 निकालना है, तो साइन 53 क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, ठीक है ना। अगर आपको cos 53 निकालना है, तो cos 53 के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इसका 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है।
और अगर आपको tan 53 निकालना है तो tan 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा और बेस हो जाएगा 3, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आपको साइन 37 निकालना है, अगर आप 37 डिग्री को देखोगे तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर 3 हो गया है और हाइपोटेन्यूज 5 है। अगर आप ऐसे ही cos 37 निकालोगे तो आप देखोगे कि बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5 है। और अगर आप cot 37 निकालोगे तो आप देखोगे परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 4 है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग हमारे आंसर यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर cos 37 लिखे तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। सॉरी साइन 37 3/5, cos 37 लिखे तो 4/5 और अगर हम लोग tan 37 लिखें तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ठीक वैसे ही साइन 53 कितना होगा देखो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 4/5, cos 53 कितना हो जाएगा 3/5 और tan 53 कितना हो जाएगा 4/3। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आपको याद हैं, ठीक है ना। साइन और कॉस के ये कुछ एंगल्स हैं जो आपको याद रखने हैं और कुछ मैंने फॉर्मूलाज लिखा के दिया है, उन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग उस फॉर्मूले का कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। और साथ में अगर 90 और 180 डिग्री से अगर मान लीजिए 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा तो उस एंगल को कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर हम लोगों ने कर लिया है जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट एंगल्स निकालना सीखे और डिफरेंट फॉर्मूलाज हम लोगों ने सीखा और उसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी सीखा। आज का जो लेक्चर होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का फाइनल लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली। बेसिक मैथ्स के अंदर अपन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते पर उतना ही जाते हैं जितना कि आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स में अप्लाई करना हो, ठीक है। अब आज का जो लेक्चर्स होगा वो तो साइन कॉस के ग्राफ पर डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइन और कॉस का ग्राफ आना चाहिए, फिजिक्स में ये काफ़ी काम में आता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्स्ट्रा एंगल्स होते हैं जैसे कि 0 डिग्री 30 45 60 90 दो एक्स्ट्रा एंगल हमने देखे 53 और 37, ये तो हम लोगों ने देख लिया है ना। अब कुछ एक्स्ट्रा एंगल होंगे जैसे जो एंगल 90 से ज्यादा है, मान लीजिए 120 डिग्री किसी को निकालना नहीं आता तो वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। मान लीजिए साइन 330 की वैल्यू कितनी है तो अगर वो उसको निकाल नहीं पा रहा तो वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली दिस विल बी टुडेज लेक्चर। तो आइए सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने ग्राफ ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, तो आइए ग्राफ ऑफ साइन एक्स से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों जो साइन एक्स है, साइन जो है ना, साइन एक्स एक लिमिट के अंदर रहता है, ठीक है ना। उसकी भी कुछ बाउंडेशंस है और वो बाउंडेशन ये है कि साइन का चाहे कोई भी एंगल हो वो -1 और +1 के बीच में ही रहता है, ठीक है ना। वो ना तो +1 के ऊपर जा सकता है और ना ही -1 के नीचे जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहली बात आपने जो आज बेसिक मैथ्स में सीखी है कि जो साइन थीटा या जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 के बीच में ही होगा, ठीक है ना। तो साइन ना तो 1 से बड़ा हो सकता है और ना ही -1 से नीचे गिर सकता है, ठीक है। अब देखो साइन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद को रिपीट करता है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई। वो 2 पाई के बाद खुद को क्या करता है, रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो आइए हम लोग उसका ग्राफ बनाते हैं। ये मान लीजिए मेरी वर्टिकल एक्सिस हो गई और ये मेरी हॉरिजॉन्टल हो गई। तो साइन एक्स का हमें ध्यान रखना है कि साइन एक्स को -1 के बीच में ही बनाना है। अब साइन एक्स क्या है, एक खुद को रिपीट करता है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई, ठीक है ना। और देखो वो हमें पता भी लग जाएगा कैसे 2 पाई के बाद खुद को वो रिपीट कर रहा है। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। हमने पढ़ा है, अभी हमने बताया आपको कि ये 1 से लेके -1 के बीच में ही रहेगा। याद करिए साइन 0 का वैल्यू कितना था, 0 था, इसलिए देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा एंगल है। नेक्स्ट एंगल हम लिखते हैं π/2, तो साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो देखो साइन π/2 में 1 है। फिर साइन पाई साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है।
180 के बाद आएगा 270, 270 मतलब 3π/2, 3π/2 में ये कितना हो गया, -1 हो गया। उसके बाद 2π में ये दोबारा 0 हो गया। तो देखो साइन ने खुद को रिपीट किया है, ये 2π में आके ये दोबारा 0 बन गया और देखो दोबारा खुद को ये रिपीट करना स्टार्ट कर। तो ये यहाँ पे 4π में ये दोबारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन खुद को रिपीट करता है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2π, ठीक है ना। देखो जैसे ये π/2 में साइन 1 है, दोबारा साइन 1 कहाँ पे होगा, दोबारा साइन 1 होगा अगर आप π/2 को प्लस 2π कर दो तो आपको साइन π/2 दोबारा 1 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है, ये है हमारा 5π/2, है ना। अगर आप π/2 को प्लस 2π कर दो तो 5π/2 मिल जाएगा अगर आपको, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा हमारा 3π, है ना। देखो पाई है, दोबारा कहाँ, उसके बाद कहाँ 0 होगा, पाई से 2π को ऐड कर दो, देखो यहाँ पे 0 हो गया 3π। देखो 3π/2 में साइन है -1, तो दोबारा -1 कब होगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको π/2 को ऐड कर देना है, सॉरी 2π को ऐड कर देना है, क्योंकि साइन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद को रिपीट करता है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2π, ठीक है ना। तो अगर आप करते हो तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7π/2। तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा, है ना, ये आ गया हमारा 7π/2, है ना। आप 3π को π/2 से भी ऐड करते हैं तो वही आंसर आता है 7π/2। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि साइन x एक ऐसा ग्राफ है जो खुद को 2π के बाद रिपीट करेगा और उसकी जो वैल्यूज है वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है ना। अब ठीक ऐसा ही एक और ग्राफ होता है जो हम बनाएंगे, ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के एप्लीकेशंस के लिए। तो आइए करते हैं ग्राफ ऑफ कॉस थीटा, या कॉस एक्स ले लेते हैं क्योंकि हमने साइन एक्स लिया है, ठीक है। हाँ, तो ग्राफ ऑफ कॉस एक्स करते हैं। दोबारा हम लोग हमारी एक्सिस बना लेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे और जो एंगल होगा उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कॉस एक्स भी है वो भी -1 और 1 के बीच में लाई करता है और ये भी 2π के बाद खुद को रिपीट करता है ना। तो cos x और sin x दोनों 2π के बाद खुद को क्या करते हैं बच्चों, रिपीट करते हैं और दोनों -1 और 1 के बीच में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है। तो यहां भी हम लोग 1 लगाएंगे और ये -1 लगाएंगे, ठीक है। और यहां भी लिखेंगे कि जो cos x है वो खुद को रिपीट कर रहा है -1 और 1 के बीच में। अब देखो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप इसको 1 से स्टार्ट करोगे और फिर जैसे हमने उसको बनाया था ये ऐसे करके खुद को रिपीट करता रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए इसकी भी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। तो देखो cos कितना हो गया, 1 हो गया। cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। फिर -1 करना है तो cos पाई कितना हो जाएगा, cos 180 -1 हो जाएगा। फिर दोबारा cos को 0 करना है तो पाई के बाद कौन आएगा, 3π/2 और देखो 2π में ये दोबारा क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। और उसके बाद ये ग्राफ खुद को दोबारा रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो अगर आपको चाहिए कि दोबारा -1 कब होगा सर, कुछ नहीं करना, पाई के साथ आप 2π को ऐड कर दो। तो अगर आप पाई के साथ 2π को ऐड करते हो तो ये यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे हमारा पाई के साथ 2π को ऐड करते हो तो 3π में ये दोबारा -1 हो जाएगा। और ये 0 कब हो रहा है, 2π के साथ आप π/2 ऐड कर दो तो 2π प्लस π/2 ऐड करते हो तो ये कितना हो गया, 5π/2। तो ये यहाँ पे 5π/2 में 0 हो गया, है ना। ऐसे करते हैं आप π/2 करके ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपको देखना है कि कहाँ रिपीट कर रहा है, आप 2π ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहली बार जो साइन -1 आया था, कि सबसे पहले जो साइन -1 आया था वो कहाँ पे आया था, पाई में आया था। अब दोबारा -1 कब होगा, 2π ऐड कर दो, 3π में दोबारा -1 होगा। फिर -1 कब होगा, 3π से 2π ऐड कर दो, 5π में -1 होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि साइन और कॉस दोनों ही क्या होते हैं, 2π के बाद खुद को रिपीट करते हैं एंड दोनों का जो
वैल्यू है वो -1 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बच्चों हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेंट सीखने के बाद क्योंकि आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स कब पॉजिटिव या कब नेगेटिव रहते हैं, ये हमें क्वाड्रेंट से पता लगेगा। और इसकी मदद से हम लोग डिफरेंट एंगल्स निकालेंगे, जैसे जो 90 डिग्री से जो ग्रेटर एंगल होते हैं उनको निकालना सीखेंगे। बहुत ईजी है और फटाफट हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम 4 क्वाड्रेंट्स लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स लेते हैं, तो और 4 क्वाड्रेंट्स को बनाने के लिए 2 एक्सिस ली जाती है, ठीक है ना। 4 क्वाड्रेंट्स को बनाने के लिए 2 एक्सिस ली जाती है। मान लीजिए ये हमारी एक एक्सिस है और ये हमारी जो वर्टिकल एक्सिस है ये एक्सिस है, ठीक है ना। तो देखो 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया, ठीक है ना। 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। ये हमारा 0 या फिर 360 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 180 डिग्री हो गया और ये हमारा हो गया 270 डिग्री। ठीक है, तो देखो 0 और 90 डिग्री के बीच का जो क्वाड्रेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो 90 और 180 के बीच में होता है वो हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। जो 180 और 270 के बीच में होता है ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और जो 270 और 360 के बीच में होता है वो हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसके अंदर जो एंगल थीटा होगा ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है ना। अब ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप समझ पा रहे हो कि जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 270 डिग्री से कम होगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो एंगल होगा वो 270 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन हमारे 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम लोग जो रूल यूज करते हैं वो करते हैं ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चाहे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो वो सारे पॉजिटिव ही रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सारे ही पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए हम लोग लिखते हैं ऑल। तो जब थीटा 0 या 90 डिग्री के बीच में हो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो अपन लिख देते हैं ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव हो सकता है, या तो साइन थीटा या उसका जो रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा, केवल यही पॉजिटिव हो सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव हो सकता है या जो उसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा पॉजिटिव हो सकता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या फिर सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो ऑल साइन टैन कॉस सिंपल सी चीज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन, थर्ड क्वाड्रेंट टैन, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस। अब नेक्स्ट पार्ट है कि डिफरेंट एंगल्स के लिए अगर एंगल 180 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसके लिए हम लोग वैल्यूज कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ थंब रूल्स है। तो सबसे पहला रूल है व्हेन एंगल is written in the form of 180 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, then the function remains same।
फंक्शन रिमेन सेम का मतलब है कि साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, ठीक है ना। सेकेंड थंब रूल है कि जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगर आपको वो देखना है तो वो हम क्वाड्रेंट से पता लगा लेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम क्वाड्रेंट वी कैन आइडेंटिफाई whether it will be positive or negative। तो क्वाड्रेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तीसरा थंब रूल भी लिख देते हैं, सारे थंब रूल लेके फिर हम लोग क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा थंब रूल ये है कि व्हेन एंगल इज इन फॉर्म ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, then function becomes co-function। अब को-फंक्शन का मतलब क्या है बच्चों, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टैन कॉट बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और फोर्थ तो अपन पता लगा लेंगे कि फ्रॉम क्वाड्रेंट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें जो एंगल निकालना है, मान लीजिए हमें एंगल निकालना है साइन 120 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 120 को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इन क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ऑल साइन टैन कॉस। 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में, दैट इज इट इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन 120 तो होगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले से तो हमारा पीछा छूट गया, हमें पता लग गया कि साइन 120 तो पॉजिटिव ही होना है। अब नेक्स्ट बात कैसे करेंगे बच्चों, देखो अब क्या करते हैं कि साइन 120 को, तो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। साइन 120 को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो देखो साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू साइन 180 माइनस, ठीक है ना। साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप 180 से 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 120 मिलेगा। अब देखिए 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन वही रह जाता है, इसका मतलब साइन का फंक्शन साइन ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो याद करो मैंने क्या लिखाया था, साइन 180 प्लस माइनस थीटा। तो एंगल यहाँ पे जो है वो यहाँ पे थीटा, अपन जो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे ना उस थीटा को लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ साइन 180 माइनस 60, तो फंक्शन तो वही रहेगा और ये बन जाएगा हमारा साइन 60, ठीक है ना। साइन 180 प्लस माइनस थीटा ये हम लोग लेंगे साइन थीटा के बराबर, क्या लेंगे, साइन थीटा के बराबर। ये जो एंगल थीटा होगा ना वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है साइन 180 माइनस 60 है, तो क्या हो जाएगा ये साइन 60 हो जाएगा। और आपको साइन 60 की वैल्यू पता है कितनी होती है, √3/। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है कि अब मान लो कि ये जो साइन 120 डिग्री है, इस साइन 120 डिग्री को हम साइन 180 माइनस 60 ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं साइन 90 प्लस 30, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखो थर्ड रूल क्या बताए थे, थर्ड रूल ये बताए थे अगर साइन 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो फंक्शन को फंक्शन में बन जाएगा। साइन का को फंक्शन क्या होगा, कॉस, कॉस का को फंक्शन साइन और टैन का को फंक्शन कॉट। तो देखो साइन का को फंक्शन क्या होगा, कॉस होगा।
ठीक है ना। साइन 120 पॉजिटिव होता है तो वो तो हमें पता लग गया कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब देखो साइन 90 प्लस माइनस थीटा, तो साइन क्या है, तो 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो फंक्शन को फंक्शन बन जाएगा, तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। ठीक है ना, साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। और यहाँ पे थीटा अगर आप देखो तो थीटा यहाँ पे क्या है 90 प्लस माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो आप यहाँ पे लिखोगे cos 30। और cos 30 कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो आइए 3 से 4 एग्जाम्पल और करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। मान लीजिए साइन 210, ठीक है ना, मान लीजिए साइन 210। ठीक है, सबसे पहले तो साइन 210 कौन से क्वाड्रेंट में है, 210 180 से लेके 270 के बीच में है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है ना, तो 210 किस में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। और ये हो गया ऑल साइन, यहाँ पे हो गया tan cos। तो सबसे पहले तो साइन 210 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब हमने ये पता कर लिया। तो साइन 210 अगर हम लिखेंगे तो साइन 210 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 60 लिख सकते हैं ना ऐसे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 270 माइनस 60 करोगे तो 210 आएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि साइन 270 लिखा हुआ है, तो 270 या 90 होगा तो क्या बन जाएगा, फंक्शन का को फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये 270 माइनस 60, तो 270 प्लस माइनस थीटा, तो बाहर कौन आ जाएगा, फंक्शन का को फंक्शन बन जाएगा। का को फंक्शन क्या है, कॉस, और थीटा कितना है 60, तो ये हो जाएगा कॉस 60। लेकिन साइन 210 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट के कारण नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा देंगे एक माइनस का साइन। अब कॉस 60 कितना होता है बच्चों, कॉस 60 होता है हाफ। ठीक है ना, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग, सेम क्वेश्चन को हम लोग करते हैं दूसरे तरीके से। साइन 210 को लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30। अब देखो 180 है और एंगल कितना है, थीटा कितना है, 30 है। तो देखो साइन 180 तो फंक्शन फंक्शन ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30, लेकिन साइन 210 नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट के कारण, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। तो ये आ जाएगा साइन 30 कितना होता है, -1/2। चाहे आप किसी भी प्रोसेस से कर लो, आपका सेम ही आने वाला है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए कि cos 225, ठीक है ना, हमें cos 225 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो 225 डिग्री है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे tan, यहाँ पे cos। तो cos 225 थर्ड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव हो सकता है, तो cos 225 तो नेगेटिव होगा, तो एक तो हमें ये पता लग गया। देखो cos 225 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45। ठीक है ना, तो देखो 180 है तो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन फंक्शन में ही रहेगा, तो cos का cos ही रहेगा। तो ये हो गया, और एंगल कितना है, एंगल 45 है, तो ये हो जाएगा cos 45, लेकिन माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि 225 नेगेटिव होगा, तो ये हो गया -1/√2। है ना, चेंज करने के बाद, है ना, 180 प्लस माइनस थीटा को cos थीटा लिखने के बाद नेगेटिव लगाना। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, cos 225 को हम लोग लिख सकते हैं cos 270 माइनस 45, तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो cos 270 प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। cos का को फंक्शन बन जाएगा। अच्छा थीटा कहाँ है, थीटा कितना है, यहाँ पे 45 है, तो एक तो यहाँ पे 45 लिखेंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव होना चाहिए तो ये माइनस आ जाएगा, ये हो गया -1/√2। ठीक है ना, आइए अगला सवाल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, tan 240, ठीक है ना, tan 240 डिग्री। तो देखिए tan 240 डिग्री अगर हम लोग करते हैं तो tan कौन से, 240 कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन tan, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की टेंशन यही खत्म होगी। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 240 को लिख सकते हैं tan 180 प्लस 60, है ना, 180 प्लस 60 8 प्लस, हाँ ठीक है 240 हो गया। तो देखिए ये 180 है तो tan का tan ही रह जाएगा,
और एंगल कितना है 60 है, तो ये 60 आ जाएगा। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, tan 240 डिग्री को आप लिख सकते हो tan 270 माइनस 30, ठीक है ना। 40 50 सही है, तो 270 माइनस 30, तो देखो 270 है तो tan का हो जाएगा cot, और cot 30 भी कितना होता है, √3 होता है, ठीक है ना। तो पार्ट है उसको ओवर करता है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, एक रिवीजन टाइप कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो क्वाड्रेंट के बारे में जो सीखा, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास बना हुआ है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे, उसके अंदर देखो हमने साइन 90 माइनस थीटा को रखा है, क्योंकि जैसे ही आप 90 से आगे बढ़ते हो तो वो तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है। तो देखो 90 माइनस थीटा जितना भी होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे होते हैं। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है, अब ये देखो क्योंकि 90 है तो फंक्शन का को फंक्शन हो जाएगा। तो देखो साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया साइन, और टेन का हो गया कॉट, और सारे पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एंगल्स है ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो 90 से बड़ा होगा तो 90 प्लस थीटा लिखेंगे, या जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा वो 180 माइनस लिखेंगे। अगर आप 180 से नीचे आते हो तो वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, और अगर आप 90 से आगे बढ़ते हो तो वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टैन कॉस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन में हमने पॉजिटिव लिया है, यहाँ भी साइन में पॉजिटिव लिया है, और कॉस और टैन में दोनों में नेगेटिव लिया है, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 90 प्लस थीटा, अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो जो फंक्शन होता है वो को फंक्शन बन जाएगा। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा ये बन गया कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा ये बन गया माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव बन गया, और tan 90 प्लस थीटा हो गया हमारा कॉट थीटा, और वो भी नेगेटिव में। नेक्स्ट साइन 180 प्लस माइनस थीटा होता है तो फंक्शन फंक्शन रह जाएगा, तो साइन 180 माइनस हो गया साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और tan भी नेगेटिव होता है, तो tan 180 माइनस थीटा भी tan थीटा बन गया। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की रिवीजन करें तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है या तो 180 से बड़ा या 270 से कम, ठीक है ना। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन टैन, सिर्फ टैन पॉजिटिव हो सकता है। तो देखो हमने साइन को भी नेगेटिव लिया है, कॉस को भी नेगेटिव लिया है, टैन को पॉजिटिव लिया है, साइन को भी नेगेटिव लिया है, कॉस को भी नेगेटिव लिया है, टैन को पॉजिटिव लिया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो फंक्शन फंक्शन ही रहेगा। तो साइन का जो फंक्शन है वो साइन रहता है लेकिन नेगेटिव में, कॉस का जो फंक्शन है वो कॉस रहता है लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, और tan 180 प्लस थीटा हो जाता है tan थीटा। ऐसे ही अगर 270 होगा तो 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो फंक्शन बन जाएगा को फंक्शन, तो साइन 270 माइनस थीटा ये बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस 270 बन जाएगा साइन, tan 270 बन जाएगा कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है इसलिए साइन और कॉस को कर दिया नेगेटिव। रिवीजन में अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए साइन 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से बड़ा या 360 से छोटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन टैन कॉस, सिर्फ कॉस पॉजिटिव हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कॉस को पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे कॉस को पॉजिटिव लिया है, साइन नेगेटिव बन गया और टैन भी नेगेटिव बन चुका है। अगर 270 होगा तो फंक्शन को फंक्शन बन जाएगा, साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस का बन जाएगा साइन, टैन का बन जाएगा कॉट। साइन 360 माइनस थीटा, साइन का बन जाएगा साइन, कॉस का बन जाएगा कॉस, टैन का बन जाएगा टैन, लेकिन क्वाड्रेंट में होने के कारण सिर्फ और सिर्फ जो
कॉस थीटा है वही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो आइए इसके कुछ एप्लीकेशन करते हैं, कॉस और साइन का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन वाले पार्ट में जैसे कि cos 330 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो cos 330 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 330 को लिख सकते हैं cos 360 माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब देखो ऑल साइन tan cos, कोऑर्डिनेट में tan cos क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, और 360 माइनस क्या है तो cos का cos ही रह जाएगा। cos 30 कितना हो गया, √3/2। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, cos 330 को हमने लिख लिया cos 270 प्लस 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो 270 है तो cos का हो जाएगा साइन, और साइन 60 भी कितना होता है, √3/2 होता है। बिल्कुल आसान है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, रिवीजन के साथ चलेंगे तो इसलिए मैंने रिवीजन करवाया उसका, है ना, इसलिए सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने फटाफट देख लिए। अब देखो साइन 330 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 330 को आप चाहे तो वैसे कर दो कि 270 प्लस 60 लिख सकते हैं, लेकिन ऑल साइन tan cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल कौन पॉजिटिव हो सकता है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos पॉजिटिव हो सकता है। देखिए जब साइन 270 क्या था तो ये नेगेटिव हो गया था, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव हो सकता है, तो साइन को क्या होना पड़ेगा, साइन को होना पड़ेगा नेगेटिव, और क्योंकि साइन 270 है तो ये हो जाएगा cos 60, और ये हो जा रहा है cos 60 होगा हमारा 1/2। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि साइन, ये लिखा हुआ है 330 लिखा हुआ है, तो साइन 330 को हम लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 60, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 330 माइनस 270 तो कर दिया, ये हो गया 360 माइनस 30, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो माइनस लिख दिया, और 360 है तो साइन का साइन रह जाएगा, और साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो ये हो गया माइनस हाफ, ठीक है। तो आइए कुछ और दो क्वेश्चन करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हमारा ओवर हो जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि साइन 15 डिग्री निकालना है, ठीक है ना, साइन 15 डिग्री निकालना है। तो अब कैसे कराया जाए साइन 15 को, देखो साइन 15 को हम कर सकते हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री, सॉरी साइन 45 माइनस 30 डिग्री, सही है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आ गया बच्चों, इसमें फॉर्मूला आ गया साइन ए माइनस बी का, आपको याद होगा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे ए 45 है और बी 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 कितना है, 1/√2, कॉस 30 कितना है, कॉस 30 है √3/2, कॉस 45 कितना है 1/√2, साइन 30 कितना है 1/2। तो अगर आप एलसीएम ले लेते हो 2√2, तो ऊपर में जो न्यूमरेटर है आ जाएगा √3 - 1, तो साइन 15 कितना आ रहा है, √3 - 1। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर हमें निकालना है, मान लीजिए कि अगर हमें cos 75 डिग्री निकालना है, ठीक है ना। तो cos 75 डिग्री अगर हमें निकालना हो तो cos 75, देखो cos 75 को आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ये लिखा हुआ है cos 90 - 15, बिल्कुल सही है। अगर आप 90 को 15 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 75 आएगा। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो ये साइन 15 के बराबर होगा, और साइन 15 अभी निकाला है हमने, √3 - 1/2√2। या आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, मान लीजिए cos 75 डिग्री को आपने लिख दिया cos 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 करोगे तो 75 आ जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये हो गया cos a प्लस बी। cos a प्लस बी क्या होता है, ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b।
तो यहाँ पे A45 है, B30 है, तो ये हो जाएगा cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30। यही आंसर आना चाहिए, √3 माइनस 1/2 √2। देख लेते हैं, cos 45 हो गया 1/2, cos 30 हो गया है √3/2, साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 30 हो गया है 1/2। तो अगर हम एलसीएम ले लें 2√2, तो हम ये देख पा रहे हैं कि एलसीएम हो गया 2√2 और आंसर वही आ गया √3 माइनस 1। तो बच्चों, ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कर लिया। अब चाहे ट्रिग्नोमेट्री में आपको शायद कोई भी एंगल आए, आप इस चीज को कोई भी एंगल इजीली निकाल लोगे। आपको साइन और कॉस का ग्राफ के बारे में पता लग गया और एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको नॉलेज अब मिल चुका है। अब आप इसको फिजिक्स में इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो। तो बेसिक मैथ्स का एक पार्ट हम लोगों ने खत्म किया, ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम लोगों ने प्राइम एजुकेशन के ऐप में स्टडी मटेरियल में वो डीपीपीज मिल जाएंगी। नीट के लिए अलग डीपीपी है, जेई के लिए अलग डीपीपी है फिजिक्स की। जेई वाले नीट की भी डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं, जेई मेन में उनको काम में आएगा। और हर चैप्टर के बाद जैसे हम लोग डीपीपी बनाया करेंगे, तो आप लेक्चर्स के बाद उस डीपीपी में जाके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। विद इन फ्यू डेज वो सब कुछ आ जाएगा वहाँ पे। तो प्राइम एजुकेशन में अगर आप स्टडी करते हो, आपको कहीं भी कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, स्टडी मटेरियल तो बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल तो हमारा बिल्कुल ही फ्री है और आपको घर बैठे आप आराम से आप अपने टाइम के अनुसार आप लेक्चर्स को देखिए और उसको प्रैक्टिस करिए। आपको कॉपी में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर्स आपका स्टडी मटेरियल में रहेगा। ठीक है। तो बच्चों, हमारे प्राइम एजुकेशन को फॉलो करते रहिए और प्राइम एजुकेशन के साथ आपके नीट और जेई को जो क्रैक करने का सपना है वो डेफिनेटली पूरा होगा। तो साथ हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।